नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मेरे YouTube चैनल का नाम है कहानी इतिहास की। जैसा कि इसके पूर्व हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारियां। दोस्तों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जो कि लगभग 1025 तक चलता है, इसके अंत में और मध्यकालीन भारत के शुरुआत में कुल मिलाकर भारत में 3 हमले होते हैं, विदेशी हमले। और इन तीनों आक्रांताओं की एक बात नॉर्मल थी, कॉमन थी, कि तीनों इस्लाम को मानने वाले थे। पहला आपका अरबों का आक्रमण था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है सिंध के राजा ताहिर पर, और वो मुल्तान तथा कश्मीर के आसपास के एरिया को, जो बॉर्डर है, उसको जीतता है और लूट पाट करके जजिया का वसूल कर चला जाता है। दूसरा हमला महमूद गजनवी करता है 1001 से लेकर के 1027 तक, कुल 17 बार हमले करता है, जिसमें थानेश्वर और थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर पर हमला और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला काफी चर्चा में रहे हैं। तीसरा हमला जो है मोहम्मद गोरी का है। इसके पहले जो 2 हमले हुए हैं, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम का हमला हो या फिर महमूद गजनवी का, इन हमलों का एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना, मुख्य उद्देश्य। बाकी सब गौण उद्देश्य थे, सहायक उद्देश्य थे। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना था। इसलिए वो जितने क्षेत्रों को जीतता गया, उन क्षेत्रों में अपने गवर्नर नियुक्त करता गया। बेशक उसकी जो विजय थी, वो महमूद गजनवी जैसी सफलता से भरी नहीं थी। उसे भारत में कई बार पराजय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी जो विजय है, वो युगांतकारी थी। उसने अगले 320 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कायम कर दिया। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, इससे जब 1206 में खोखरों के हमले में उसकी मृत्यु हुई, तो उसके जो दास थे, उनके बीच ही आपस में खुद को सुल्तान बनाने की जंग छिड़ गई। क्योंकि उसने एक अपने बयान में कहा था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे जितने दास हैं, यही मेरे पुत्र हैं और ये मेरे नाम से अपने अपने क्षेत्र में शासन करेंगे। तो जिसको जहां मिला, उसने अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर में काबिज करा लिया, और जो ताजुद्दीन यलदौज था, उसने गजनी पर कब्जा कर लिया, और जो नासिरुद्दीन कुबाचा था, उसने पंजाब और मुल्तान के आसपास के क्षेत्र पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया, लेकिन खुद को वहां का प्रशासक जरूर बना लिया, मतलब मुखिया जरूर बना लिया। उसने मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है, ये तुर्किस्तान में हुआ था, और वहां इसका पालन पोषण एक निशापुर के काजी ने किया था। निशापुर के काजी ने इसे अपने बेटे की तरह पाला था। लेकिन जब निशापुर के काजी की मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम की तरह बेच दिया, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक से ईर्ष्या रखते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसने खरीदा था, उसने पुनः बेचा, और इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। उस समय परंपरा थी कि अपने दासों को योग्य बनाना है, मतलब जितना योग्य अच्छा बना सकते हैं, उतनी वो चल रहा था उस समय, क्योंकि इन्हीं के भरोसे शासन चलता था। तो गोरी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को योग्य बनाया। उसने इसे तीरंदाजी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, और जो भी उस समय मतलब एजुकेशन संबंधित काम था, वो सारा सिखाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य तो था ही। इसके बाद उसने मोहम्मद गोरी के हर अभियान में साथ देना शुरू कर दिया, वो चाहे आपका तराइन का प्रथम युद्ध हो या तराइन का द्वितीय युद्ध हो। 1191 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी का गवर्नर बनाया था, और 1192 में जब उसने तराइन का दूसरा युद्ध जीता, तो भारत ने अपने सभी विजित क्षेत्रों का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। और जो पूर्वी क्षेत्र का गवर्नर था, वो बख्तियार खिलजी था। अब चूंकि गोरी की मृत्यु हो चुकी थी, तो बख्तियार खिलजी ने स्वयं को बिहार और बंगाल का शासक घोषित कर दिया। इस तरह अन्य दासों ने भी अपना अपना शासक घोषित कर दिया। अब महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद
सबसे बड़ा संकट था कि कैसे जो उसके विजित क्षेत्र को उसको एक रखा जाए, क्योंकि इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसने सिर्फ मलिक और सिपा सलाहकार की ही पदवी धारण की थी। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों 1192 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन, कोयल और मेरठ को जीत लिया था। उसने 1202-3 में गुजरात का अनिलवाड़ा भी जीत लिया था, जहाँ के साथ भीम ने मोहम्मद गोरी को भी हराया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पराजित किया, उसके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी ने कालिंजर के राजा परमार देव को भी हराया और उसके क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया। इस तरह चंदावर का क्षेत्र हो, अजमेर का क्षेत्र हो या दिल्ली का क्षेत्र हो और आपका वाराणसी का क्षेत्र हो, मुल्तान का क्षेत्र हो, कुल मिला के भारत के जो डायरेक्ट जिन पर हमला किया था मोहम्मद गोरी ने, उन क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो गया। ये वहां का गवर्नर था। अब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उसे सुल्तान क्यों नहीं मानते। सवाल यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान माने या ना माने, तो इसके दिल्ली का सुल्तान ना मानने के कई कारण हैं। जैसे कि जो इब्न बतूता था, उसने दिल्ली सल्तनत के शासकों की लिस्ट बनाई है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं है। फिर जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने नियम बनाया था कि सप्ताह में एक दिन मस्जिदों में दिल्ली के सुल्तानों के नाम के खुतबे पढ़े जाएंगे। तो वो जो खुतबे शुरू होते हैं इल्तुतमिश से शुरू होते हैं, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम के खुतबे नहीं पढ़े गए। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया था, उसने सुल्तान की पदवी भी नहीं ली थी, उसने अपने आप को मलिक और सिपा सलार की पदवी से ही संतुष्ट रखा था। एक कारण और भी है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र मुद्रा नहीं थी और राजा की मुद्रा होना आवश्यक है। दोस्तों एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन दूसरी जो पुस्तक एक और है तबकात ए नासिरी, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी का उत्तराधिकारी न मान करके ताजुद्दीन यल्दौज को गोरी का उत्तराधिकारी माना गया है। और मिनहाज उस सिराज कहता है अपनी पुस्तक में कि मोहम्मद गोरी ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया था। उसने कहा था कि जो मेरे दास हैं ये मेरे नाम से ही शासन करेंगे और मेरी सल्तनत को जिंदा रखेंगे। तो ये वो कारण थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान नहीं मानते हैं। बेशक वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। दोस्तों कुतुबुद्दीन के सामने प्रारंभिक समस्याएं बहुत सारी थी, जैसे कि जो दासों की समस्या थी। जो मोहम्मद गोरी के दास थे, वो चाहे ताजुद्दीन यल्दौज हो, नासिरुद्दीन ख्वाजा हो या फिर आपके बख्तियार खिलजी हो, इन लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सुल्तान मानने से मना कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो इनको परास्त करके अपने अधीन लाना एक समस्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। दूसरा, आंतरिक अशांति उस समय चल रही थी, नया नया विजित क्षेत्र था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु की वजह से आसपास के सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। तीसरा, अमीर जो थे, दरबार के जो अमीर थे वो शक्तिशाली थे और वो भी समस्या उत्पन्न कर सकते थे। तीसरा, सीमा की सुरक्षा थी, बॉर्डर की सुरक्षा थी, क्योंकि जो ख्वारिज्म का शाह उसकी भी नजर भारत पर थी। इसी तरह अन्य सारी समस्याएं थी जिनका समाधान कुतुबुद्दीन ऐबक को करना था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अतिरिक्त बहुत दानी था, तो उदार हृदय का था, इसलिए इसे लाखों का दान करने वाला लाख बख्श कहा जाता है। और कुरान की आयतों को सुरीले ढंग से पढ़ने की वजह से कुरान खा कहा जाता है। संभवतः पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी और फिर आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी समस्याओं का समाधान कैसे किया और कैसे गोरी के साम्राज्य को एक किया, कैसे अपनी सल्तनत को बरकरार रखा, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।